हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे। और आप सभी के फिजिकल की तैयारी अभी तो फिलहाल नहीं चल पा रही होगी क्योंकि 3-4 दिन से बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो 3 दिन से मैं भी रनिंग के लिए नहीं गई हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। स्पेशली सुबह के टाइम, जिस टाइम रनिंग के लिए जाती हूँ मैं 5:30 से थोड़ा पहले, तो उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। इसलिए 3 दिन से तो फिजिकल की तैयारी रनिंग के लिए मैं नहीं गई हूँ। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल मैंने 2 चीजों की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, वो है यूपीएसआई और उसके बाद है सुपर टेट। और थोड़ा सा मैं ज्यादा ध्यान दूंगी अपने टीचिंग के एग्जाम्स पर क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी अभी तो ये नहीं पता है कि कब आएगी, लेकिन जल्द ही आ सकती है। और अगर मैं बात करूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया है, देखो अगर आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो ना जिस भी क्वेश्चन पर, तो उसका थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना, या तो वो प्रीवियस ईयर में कहीं आया हुआ हो या फिर एक मतलब कोई बहुत ही अच्छी बुक का हो, कोई ऑथेंटिक बुक हो, लाइक एनसीईआरटी की हो या फिर एससीईआरटी की हो, तो ये वाली बुक ज्यादा प्रेफर करते हैं। अदरवाइज जो ऐसी बुक होती है जो किसी भी अलग से कोई बना देता है, किसी ने अपनी खुद से लिखी हुई है, वो वाली बुक का इतना ज्यादा वैलिड नहीं माना जाता है जितना माना जाएगा एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी का। या फिर अगर किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन होगा तो कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा कि यही सब चीजों से अपना जो प्रूफ लगाओगे ना आप उसके साथ में, तो वो ऐसी कोई स्टैंडर्ड बुक हो, कोई अच्छी सी बुक हो, उसका लगाना। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी किसी छोटी सी बुक में आया हुआ था, कोई क्वेश्चन आया हुआ था तो आपने वो लगा दिया, उसका इतना ज्यादा अच्छा प्रूफ नहीं माना जाता है। और अगर मैं बात करूं कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन पर लगाया ऑब्जेक्शन, मैंने लगाया है, एक तो रीजनिंग का क्वेश्चन था जो ये वाला 185 रेशियो, मतलब हाँ रीजनिंग में ये था, ये आई थिंक थर्ड क्वेश्चन है मेरे वाले इसमें, तो थर्ड से फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक। तो ये था 185 और 199 के जो इसमें जो रिलेशन बन रहा है वो कौन से दूसरे वाले किस पार्ट में बन रहा है, तो इस वाले क्वेश्चन पर मैंने ऑब्जेक्शन लगाया। और क्योंकि ये था रीजनिंग का क्वेश्चन, इसके लिए आपको कहीं कोई अलग से प्रूफ वगैरह तो नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने खुद से अपना सोल्यूशन करके, वो था जो ऑब्जेक्शन वाले, जो उसमें पीडीएफ या फोटो लगाकर उसकी, या कुछ भी पिक्चर लगाकर या स्क्रीनशॉट लेकर कुछ भी कर सकते हैं, वहां से मैंने अपना जो सोल्यूशन किया था वही उसकी पिक्चर लगा दी थी। और इसमें लिख दिया था मैंने, बल्कि मैंने तो ये वाला ऑप्शन चूज किया था कि इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब दोनों राइट होने चाहिए, तो ये वाला दिया था मैंने। एक तो रीजनिंग के अंदर ये वाले क्वेश्चन पर मैंने ऑब्जेक्शन लगाया। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है ना कि जैसे कोई मैथ का क्वेश्चन हुआ, उसके लिए आप कहाँ से सोल्यूशन दिखाओगे अलग से, मतलब कुछ कहीं कोई ऑथेंटिक बुक में थोड़ी ना हो सकता है वो क्वेश्चन, तो इसलिए अपना खुद का सोल्यूशन लगा देना, कोई बात नहीं है। और इसके ये वाला क्वेश्चन किया था मैंने, और किया था मैंने रीजनिंग के अंदर एक और क्वेश्चन था जो कि था, और रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल ही ज्यादा गलत था, वो था वो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। 23 की सेकंड शिफ्ट की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें डायरेक्शन वाला था, जिसमें उत्तर आना चाहिए था, उसका भी मैंने लगाया था ऑब्जेक्शन। उसमें भी मैंने अगेन उसमें भी खुद से अपना सोल्यूशन करके लगा दिया था, क्वेश्चन नंबर लिख दिया था, बाकी बुकलेट नंबर तो नहीं लिखा था, लेकिन मैंने उस पर क्वेश्चन नंबर लिख दिया था और उसका प्रॉपर सोल्यूशन करके लिख दिया था उसका आंसर। उसको भी मैंने खुद से स्क्रीनशॉट लेकर, मतलब खुद का अपना सोल्यूशन लगा दिया था। और उसके बाद मैंने लगाया था हिंदी के क्वेश्चन में, हिंदी का क्वेश्चन एक तो मैंने लगाया वीरांगना वाला। वीरांगना वाला क्वेश्चन को मैंने ऑब्जेक्शन में इसलिए लगाया क्योंकि वीरांगना का अर्थ, मतलब वीरांगना सॉरी मर्दानी का जो अर्थ निकाला गया उसमें जो सर ने बताया है, और जो अगर मैं बात करूं जो उसमें भी आया, मतलब आंसर की में भी जो आया है वो वीरांगना ही आया है, मर्दानी का अर्थ। लेकिन अगर आप उसको गूगल पर सर्च करते हो ना कि झांसी की रानी कविता में जो मर्दानी शब्द है उसका क्या अर्थ आता है, तो अगर आप देखोगे ना तो वहां पर भी वही आ रहा है, पुरुषों जैसी। बाकी देखो जो भी ये लोग मानते हैं, एक बार हमारा तो फर्ज था, अगर फ्री में ऑब्जेक्शन हो रहा है तो हमें एटलीस्ट उस चीज को एक बार सामने तो उनके रखना चाहिए ना कि इस चीज का ये अर्थ भी हो सकता है। तो मैंने वहां से वो ऑब्जेक्शन लगा दिया था उसका, क्योंकि गूगल पर वही चीज दिखा रहा था। बाकी बुक वगैरह तो मेरे पास नहीं थी, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया था कि लूसेंट की हिंदी की बुक में भी है ये वाला क्वेश्चन, तो फिलहाल मेरे पास बुक नहीं थी और मैंने सर्च भी किया, मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे गूगल पर मिल गया था, इसलिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट वहीं से लगा दिया था। इस वाले क्वेश्चन के लिए मैंने ये वाला प्रूफ दिया था। और अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन था अवयव वाला, अवयव के कितने भेद होते हैं, उसके लिए मैंने जो प्रूफ लगाया है, उसके लिए मैंने प्रूफ लगाया था, ये था यूपीएसआई में नहीं, उत्तराखंड एसआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और आई थिंक 2008 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, तो उसी का मैंने प्रूफ वहां पर लगा दिया था। तो ये 4-5 क्वेश्चन थे। और आई थिंक मैंने एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्शन किया था, एक था आयत वाला क्वेश्चन। वैसे मैंने वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन शायद मैंने फिर भी उसका वो जो ऑब्जेक्शन के लिए मैंने डाला था वो वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था लेकिन काफी सारे लोगों ने वो अटेम्प्ट किया था, उसका 15 बैठ रहा था, उसमें भी मैंने वही सोल्यूशन वाला पार्ट किया, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आप कहाँ से उसका निकाल कर लाओगे, इसलिए मैंने उनके खुद से सोल्यूशन निकाल के डाले थे। और एक था जीएस के अंदर वो संप्रभुता वाला और बंधुता वाला क्वेश्चन, वहां पर भी मैंने ऑब्जेक्शन लगाया, वहां पर मैंने गूगल से ऑब्जेक्शन लगाया, क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा था कि मैं कहाँ से लगा सकती हूँ उसका ऑब्जेक्शन, तो वहां से मैंने गूगल का लगाया। तो आप देख सकते हो मैथ और रीजनिंग के अंदर जो जितने भी मैंने ऑब्जेक्शन लगाए हैं वो खुद से सोल्यूशन करके लगाया है। हिंदी के अंदर मैंने कुछ बुक से लगाए हैं, एक गूगल का था और एक प्रीवियस ईयर का था
और बाकी अगर मैं उसकी बात करूं, जीएस के अंदर जो था वो भी गूगल का था। तो यही 4-5 मैंने क्वेश्चन लगाए थे। आई थिंक 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इतने ही क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्शन के लिए लगाए हैं। और बाकी मुझे नहीं पता कि और कितनी भी ज्यादा मिस्टेक और कौन से क्वेश्चन में थी। आई थिंक यही थे कुछ क्वेश्चन जिसके अंदर मिस्टेक थी। तो आई होप कि ये ठीक होकर आ जाए जब ये ये सभी फाइनल आंसर की आएगी। आई होप फाइनल आंसर की आए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ना, जो टेट वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी टेट या सी टेट वगैरह का एग्जाम हुआ, इसमें सिर्फ एक बार आंसर की देते हैं और उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन करने का चांस दिया जाता है, और उसके बाद फाइनल आंसर की नहीं आती है। जैसे आई थिंक इसके बाद तो फाइनल आंसर की आएगी। उसमें क्या होता है, एक बार आंसर की दो, उसके बाद ऑब्जेक्शन करो, ऑब्जेक्शन के बाद जितने भी क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे वो आपको एक फाइनल सिर्फ आंसर देंगे, उसके बाद ये आंसर की नहीं आएगी, आपको सिर्फ रिजल्ट आएगा उसके बाद। तो आई होप इसके अंदर तो आ जानी चाहिए यूपी पुलिस का जो हमने एग्जाम दिया है, फाइनल आंसर की भी आई होप की आ जाए। ऐसा ना हो कि कहीं सिर्फ सीधा रिजल्ट ही देंगे लोग। तो आई होप की जो भी होगा, फिलहाल ये क्वेश्चन ठीक हो जाने चाहिए। जो 2-3 क्वेश्चन थे वो तो बिल्कुल ही सच में ही गलत थे, मतलब जो बिल्कुल एक्सेप्ट करने ही चाहिए ना। और बाकी इन पर भी डिपेंड करता है करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं 30 की बात करूं, 30 की सेकंड शिफ्ट के बहुत क्वेश्चन डिक्रीज हुए हैं। मतलब कुछ तो क्वेश्चन ही मिस्टेक थे, कुछ और भी ज्यादा मिस्टेक हो गई है अब जब से आंसर की देखिए लोगों ने, क्योंकि बहुत ही सारे कमेंट्स आए हैं कि दीदी हमारा इतना ज्यादा स्कोर डिक्रीज हो गया। एक तो 30 वालों की शिफ्ट का पहले ही इतना डाउन जा रहा था स्कोर, क्योंकि देखो उनकी भी गलती नहीं है। इतने सारे किसी भी अगर हमारी शिफ्ट में भी इतने क्वेश्चन मिस्टेक आते तो ऑफकोर्स हमारा टाइम भी जाता वहां पर उन क्वेश्चन को सोल्व करते, और फिर नहीं आता तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती। तो आई होप कि उनका सभी ठीक हो जाए, जैसे भी करेंगे वो सभी लोग, मतलब बोर्ड जैसे भी उनको नंबर देगा उनको ठीक नंबर मिलने चाहिए उस चीज के। बाकी अभी मैं तैयारी कर रही हूँ यूपीएसआई और एस्टेट की। एक बार मैं बता देती हूँ क्या क्या सिलेबस है, मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ ना, तो एस्टेट और यूपीएसआई के सिलेबस में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी भी है, लेकिन अगर मैं बात करूँ एस्टेट का सिलेबस यूपीएसआई से ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यूपीएसआई का सिलेबस। इसमें 4 ही पार्ट आते हैं, जैसे यूपी पुलिस के एग्जाम में 4 पार्ट आते हैं, 4 सब्जेक्ट आते हैं, ऐसे ही इसमें भी 4 सेक्शन में बटा हुआ है, 4 ही पार्ट आते हैं। जैसे पहले अगर हम जीके वाला पार्ट लेना, ये पार्ट हम सिर्फ पढ़ते हैं ऐसे कि जीके वाला पार्ट है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही सारे सब्जेक्ट आते हैं, जीके, जीएस, पॉलिटी वाला और कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें काफी सारा पार्ट आ जाएगा। और डिफिकल्ट मुझे लगता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट इसका यही रहने वाला है। 40 क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस वाले पार्ट के, और हिंदी के भी 40 क्वेश्चन ही होते हैं इसके अंदर, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, मैथ के 40 क्वेश्चन, टोटल हो जाएंगे 160 क्वेश्चन। और मार्किंग कितनी होगी, जो जीके के 40 क्वेश्चन होंगे ना वो 100 नंबर के हैं, और हिंदी के भी 40 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं। सभी क्वेश्चन मतलब जितने भी 40-40 क्वेश्चन है ना सब पार्ट में, ये सभी 100-100 नंबर के हैं। तो टोटल जो ओवरऑल स्कोर बनेगा ना 400 में से बनेगा। जैसे हमारी यूपी पुलिस का एग्जाम है 300 में से होता है, ऐसे ही एसआई का एग्जाम 400 में से बनेगा। और अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ इसका थोड़ा सा यही बेनिफिट है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 2.5 नंबर का है, मतलब 2.5 मिलेंगे अगर एक क्वेश्चन हम ठीक करते हैं तो। निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि सब्जेक्ट अगर हम पास करना है, मतलब अगर हमें एक सब्जेक्ट को पास करना है, और जो कि पास करना ही पड़ता है, एक सब्जेक्ट के अंदर हमें 35 नंबर यानी कि 35% उसमें लाना है। तो एक सब्जेक्ट मतलब अगर हमें इंडिविजुअली सब्जेक्ट पास करने पड़ते हैं, अगर मैं बात करूँ तो मतलब एक सब्जेक्ट के अंदर इससे ज्यादा कम नंबर हुए तो फिर वो पास नहीं माना जाएगा। कुल 50% मार्क अनिवार्य है। और अगर मैं बात करूं एज की, बात कर लेते हैं। वैसे एज के लिए काफी सारे कमेंट भी आए थे मुझे, तो वैसे तो इसकी एज 21 से 28 लिखी हुई है, मेल की भी और फीमेल की भी, लेकिन एससी शायद और एसटी वालों को थोड़ी सी छूट मिल सकती है कुछ टाइम की, मतलब कुछ ईयर की। और फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर है, मेल की हाइट 168 सेंटीमीटर है, जो कि जनरल की है, ओबीसी और एससी की। सिर्फ एसटी वालों को कुछ छूट मिलेगी जो कि होगी। और रनिंग की बात करूँ तो गर्ल्स के लिए वही 2.4 किलोमीटर की रनिंग है 16 मिनट में, और बॉयज के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग है 28 मिनट में आई थिंक। तो रनिंग का यही है, रनिंग ही डिफिकल्ट लगती है सबसे ज्यादा तो मुझे। और लेकिन इसके बाद मैंने एक चीज और पढ़ी थी, आई थिंक टाइपिंग भी होती है इस वाले एग्जाम के अंदर, लास्ट में टाइपिंग भी है। पता नहीं वो जैसे एक्चुअल में जो रियल सिलेबस होगा ना वो हमें इसका यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि कहीं उन्होंने एज में कुछ छूट दी है या नहीं दी है। क्योंकि हो सकता है जैसे यूपी पुलिस के एग्जाम में हमें थोड़ा सा एज के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो शायद इसमें भी कुछ मिल जाए। सिर्फ यही सभी चीजें थी फिलहाल इस एग्जाम के लिए, रिटर्न एग्जाम के लिए। तो बाकी जो फिजिकल वगैरह होता है उसके लिए और अच्छे से होगा। ये अभी डिटेल सिलेबस नहीं है, ये सिर्फ इतना था कि समय एक अंदाजा सा हो जाता है कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। और अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो बुक्स में कौन कौन सी पढ़ने वाली हूँ वो भी दिखा देती हूँ मैं। और सबसे पहले मैथ्स की तो बेस्ट बुक है मेरे पास फिलहाल, मैं अब इस वाली बुक से ही पढ़ूंगी यूपीएसआई के लिए, क्योंकि यूपीएसआई में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। यूपी पुलिस के लिए तो मैंने छोटी सी बुक ले रखी थी अलग से एक मैथ्स की,
और इस फिलहाल मैं ये वाली बुक से पढ़ने वाली हूँ क्योंकि इससे अच्छी तैयारी हो जाएगी मैथ्स की। मुझे लगता है राकेश यादव सर की बुक तो मैथ्स की बेस्ट है, और अगर आपके पास RS अग्रवाल है तो वो भी अच्छी है, वहाँ से पढ़ लेना। लेकिन मेरे पास सर की थी राकेश यादव सर की, तो मैं इसी से पढ़ने वाली हूँ। काफ़ी अच्छी बुक, अगर आप कोई भी बड़े बड़े जो SSC के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए है ये वाली बुक। तो ये वाली बुक है और बहुत अच्छे से सर ने करा रखा है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम सर से कोचिंग ली थी मेरठ में जब मैं रहती थी, तो मैंने वहाँ पर सर की ऑनलाइन क्लासेस ली थी। ऑफलाइन तो सर मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं। तो अगर आपको लेनी है तो कहीं से भी, मतलब आप अगर कहीं से पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं इस बुक से पढ़ने वाली हूँ। और बैच का मुझे नहीं लगता शायद मैं कोई बैच लेने वाली हूँ। फिलहाल तो मेरा कोई मन नहीं है बैच वगैरह लेने का, अपनी ऑफलाइन ही पढ़ूंगी मैं अपनी बुक से, खुद सेल्फ स्टडी। तो मैथ के लिए वाली बुक है, ये है राकेश यादव सर की, आप देख सकते हो। बाकी पढ़ने के बाद बताते हैं कैसी है। वैसे मैंने पढ़ रखी है एक टाइम पर ये। और ये है ल्यूसेंट की, आप सभी ने देखी रखी होगी, ब्लू सी बुक है ल्यूसेंट की। सबसे बेस्ट तो यही रहती है, कुछ पार्ट के लिए कुछ बेस्ट है, और बाकी हमें कुछ पार्ट अलग से भी पढ़ना पड़ेगा, जो थोड़ा सा पुलिस वाले को जो क्वेश्चन होते हैं जो पुलिस से रिलेटेड। तो ये वाली है GS के लिए। और हिंदी के लिए मेरे पास 2 बुक हैं। आज मैंने थोड़ा सा जो पार्ट पढ़ा था वो हिंदी का ही पढ़ा था। तो मेरे पास हिंदी की 2 बुक हैं। एक तो ये है ओंकारनाथ वर्मा की है, ये अरिहंत की बुक है आई थिंक, हाँ यस अरिहंत की बुक है। यूपी पुलिस के टाइम पर तो मैंने इस वाली बुक से पढ़ा था। अरिहंत की है, ओंकारनाथ वर्मा जी की ये बुक है हिंदी की। मुझे तो ठीक लगी थी, मैंने ये वाली पढ़ी थी। और फिलहाल मैं इस वाली से पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये वाली बुक मैं पहले पढ़ चुकी, अब मैं इस वाली से पढ़ रही हूँ। इस वाली बुक से मैंने आज इसका 1 चैप्टर किया था सिर्फ। मैं बता देती हूँ आपको एक बार कौन सा था, चलो इसके बारे में बाद में बताऊंगी। पहले ये वाली देख लो, रीजनिंग की ये वाली बुक है, जो कि है राहुल शर्मा सर की, जो RW पर पढ़ाते हैं। यूपी पुलिस के टाइम पर मैं इसे कंप्लीट नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बुक थी और इतना भी टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं ये वाली बुक पूरी पढ़ पाऊँ। एक्चुअली में ये था ना कि मतलब जब लास्ट टाइम में मुझे पता चला था ना कि एग्जाम्स अभी होने वाले हैं, 1 मंथ रह गया, उस टाइम पर मेरे अपने एग्जाम्स चल रहे थे, कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे थे DLED के, और बाद में टीचिंग चल रही थी मेरी। इस वजह से बहुत अच्छे से तो मैं नहीं पढ़ पाई थी, कुछ चैप्टर्स ही पढ़ पाई थी मैं इस बुक के। तो अभी फिलहाल अभी टाइम है, तो अभी इस बुक से पढ़ सकती हूँ मैं। ये वाली बुक है, राहुल शर्मा सर की बुक है, मैथ्स की भी हो गई। और ये है हिंदी की। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो यस मैंने इसका पहला चैप्टर पढ़ा है, जो कि है वर्णमाला वाला। मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ पाऊँ इस बार डिटेल में। ऐसी है ये बुक। और इसके अंदर मतलब पूरा जैसे कॉन्सेप्ट होने के बाद ना, इसके बाद इसमें दे रखे हैं कुछ क्वेश्चन। इसमें थे, इसके अंदर 92 क्वेश्चन थे। 92 क्वेश्चन। पहले तो मैंने पूरा चैप्टर इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक ही पढ़ा है। मैं इतना भी ज़्यादा नहीं कर रही अभी कि बहुत ज़्यादा पढ़ूँ, लेकिन जो चीज़ें कॉमन है ना स्टेट में और UPSI में, तो पहले मैं वो चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गया, मैथ वाला पार्ट हो गया, और GK GS, ये दोनों में ही कॉमन है, तो इसलिए ये वाले पार्ट में पहले पढ़ रही थी। 75 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए हैं, 92 में से 75 ठीक हुए हैं, और 14 क्वेश्चन गलत हुए हैं, बाकी क्वेश्चन थे अनअटेम्प्ट। क्योंकि मैंने पूरी मतलब जितना कॉन्सेप्ट दे रखा था सब कुछ पढ़ने के बाद भी इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट भी छोड़ दिए थे, क्योंकि मतलब कुछ डिफिकल्ट से थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर ये सारे देखो, एक भी क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है ना प्रैक्टिस के लिए, सारे प्रीवियस ईयर्स हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि फ्री में ही ऐसे डाल रखा है, सारे प्रीवियस ईयर्स हैं। इसलिए और डिफिकल्ट लेवल के थे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे रखा है। RO ARO के एग्जाम में पूछे गए हैं, UP PCS के भी क्वेश्चन है, तो इस वजह से थोड़े डिफिकल्ट से थे कुछ क्वेश्चन, इसलिए मिस्टेक भी हुई है। कल पढ़ूंगी मैं, कल है संधि वाला चैप्टर, 2nd चैप्टर है इसमें संधि वाला। कल मैं संधि वाला पार्ट पढ़ूंगी। फिलहाल मैं इस वाली बुक से पढ़ रही हूँ, ये वाली बुक अभी नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये वाली मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। इस वाली से मैं अभी पढ़ रही हूँ, ये नहीं है मेरे लिए, तो इसलिए मैं इससे पढ़ रही हूँ। तो बस यही थी कुछ बुक्स जो UPSI के लिए मैं पढ़ूंगी। बस मुझे जो ज़्यादा डिफिकल्ट वाला पार्ट लगता है वो है संविधान वाला पार्ट, जिसमें इतने सारे आर्टिकल होते हैं, ये सब चीज़ें याद करना। ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब लगेगा भी, तो पढ़ा भी नहीं है। बाकी और पार्ट मुझे लगता है फिर भी थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होता है कि हमें हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली पास करना पड़ता है, तो बस इतना ही डिफरेंस है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा। बाकी आप UP पुलिस में जितना भी आपका एग्जाम है, जितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना,
तो प्लीज उनको ऑब्जेक्शन करना, फ्री ऑफ ऑब्जेक्शन है, कोई पैसा नहीं लगेगा। जितना क्वेश्चन है आपको, और किसी अच्छी सी बुक से करना, लाइक कोई बहुत अच्छी बुक है या फिर एनसीईआरटी एससीईआरटी की हो गई या प्रीवियस ईयर में कहीं आया हुआ क्वेश्चन हो गया। अगर आपको कहीं कुछ मिलता नहीं है तब जाकर आप गूगल से उसका जो भी है गूगल से उसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर सकते हो। वहां पर उसके ऑब्जेक्शन के लिए मैंने किए थे, आई थिंक 5-6 क्वेश्चन मैंने कर दिया उसके ऑब्जेक्शन अपने वाले शिफ्ट में। 23 की सेकंड शिफ्ट थी मेरी। आपकी जोन सी भी शिफ्ट है, जितने भी क्वेश्चन आपको रॉन्ग लग रहे हैं सभी में ऑब्जेक्शन करना। और अगर एस्टेट की, हाँ थोड़ा सा मैं एस्टेट का भी सिलेबस बता देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे एस्टेट के सिलेबस के लिए और यूपीटेट वगैरह के लिए, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इस चीज। ये थोड़ा सा मैं आपको बीएड और डीएलएड के बारे में बता देती हूँ कि बीटीसी और डीएलएड में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे आपने मान लेते हैं कि आपने बीएड किया या फिर डीएलएड किया है, या मतलब बीटीसी बोल देते हैं डीएलएड को ही। अगर आपने ये दोनों क्लियर कर लिए हैं या फिर अभी आपने सिर्फ एडमिशन भी लिया है, तो भी आप सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो 2 तरह के एग्जाम होते हैं बीएड या डीएलएड करने के बाद। या तो आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हो, जो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, या फिर स्टेट का टेट दे सकते हो, जैसे कि यूपी का स्टेट टेट हो जाएगा, यूपी टेट। ठीक है, इस दोनों को इसके करने के बाद, इन दोनों को बीएड या फिर बीटीसी करने के बाद आप सीटेट भी दे सकते हो और यूपी टेट भी दे सकते हो। सीटेट के 2 पेपर होते हैं। सीटेट का पेपर फर्स्ट होता है और सीटेट का पेपर सेकंड होता है। 2 पेपर होते हैं इसके अंदर। तो पेपर फर्स्ट में होता है क्लास फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक के जो चीज़ें होती हैं उतना ही सब्जेक्ट आते हैं और उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं जितना हमें 5th क्लास तक के बच्चे को पढ़ाना होता है। तो पेपर फर्स्ट जो होता है 1ली क्लास से 5वीं क्लास तक के लिए होता है, और सीटेट का पेपर जो सेकंड होता है वो 6th क्लास तक 8th क्लास तक होता है। तो अगर आप सीटेट का पहले वाला पेपर पास कर लेते हो, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो सुपर टेट का एग्जाम देने के लिए, केवीएस पीआरटी का एग्जाम देने के लिए, डीएसएसबी पीआरटी का एग्जाम देने के लिए। लेकिन अगर आपने सीटेट पेपर 2 पास कर रखा है, जो कि 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों का होता है, तो आप फिर जूनियर लेवल का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो यूपी के अंदर आएगा, जैसे कि क्लास 6 से लेकर 8th क्लास तक। और केवीएस टीजीटी का भी दे सकते हैं, डीएसएसबी टीजीटी का भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने मतलब एमएससी किया हुआ है तो आप फिर इसके अंदर केवीएस का पीजीटी भी दे सकते हो, डीएसएसबी का पीजीटी भी दे सकते हो। और फिर ये आता है जो कि है स्टेट का यूपी टेट, और अदर स्टेट के लिए उनका टेट होता है। जैसे हरियाणा के लिए एच टेट हो जाएगा, राजस्थान के लिए रीट हो जाता है, और ऐसे झारखंड के लिए झारखंड का टेट हो जाएगा, जिस पर भी विवाद चल रहा है काफ़ी। तो इस तरह से आप ये वाले एग्जाम्स दे सकते हो, सीटेट का पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। और सीटेट का सिलेबस ये होता है 1 से 5वीं क्लास तक के लिए सीटेट का सिलेबस ये होता है। सबसे पहले बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, जिसे सीडीपी बोल देते हैं, इसके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 ही नंबर के होते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती इस पेपर में। दूसरा पार्ट होता है ईवीएस का। ईवीएस के अंदर भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 ही नंबर के होते हैं। फिर मैथ होता है, अगर आपके पास मैथ्स है, नहीं अगर आप 1st से 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना है तो मैथ भी कंपलसरी है, मैथ भी आता ही है। तो ये 30 नंबर का ये हो जाएगा। और फिर 2 सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर, आप कोई से भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हो। हिंदी अगर आप लोगे तो भी 30 नंबर की आएगी, और इसके बाद एक इंग्लिश ले सकते हो या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज ले सकते हो। लैंग्वेज के ऑप्शन उसमें ही होते हैं, आप कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हो, उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 150 में से इसके नंबर मिलते हैं। और अगर सीटेट के पेपर 2 के सिलेबस की बात करें तो सीटेट का पेपर 2 का सिलेबस भी सेम सा ही होता है, बस सिर्फ एक चीज चेंज होती है यहाँ पर। देखो, सबसे पहले तो इसमें बाल विकास और शिक्षण शास्त्र इसमें भी आता है, लेकिन इसके क्वेश्चन थोड़े से अपर लेवल के होते हैं फर्स्ट वाले पेपर के वगैरह, उसके पेपर के अकॉर्डिंग। इसमें भी 30 नंबर के आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। गणित और विज्ञान, अगर आपने बीएससी किया हुआ है या फिर आपने बीए वगैरह किया हुआ है, ये वाला जो 2 सब्जेक्ट होंगे ना, ये आपको ग्रेजुएशन के बेस पर मिलेंगे। जैसे मैंने बीएससी किया हुआ था तो मुझे गणित और विज्ञान मिला था, जो कि 60 नंबर का आएगा। अगर आपने साइंस अगर आपने कुछ दूसरा सब्जेक्ट लिया है, हिंदी या कुछ और लिया है, तो आपको यहाँ पर वे 2 सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो भी ग्रेजुएशन में होंगे। और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी है। उसके आप इसमें लैंग्वेज का ना ऑप्शन होता है, लैंग्वेज आप कोई सी भी ले सकते हो, हिंदी को पहले ले सकते हो या इंग्लिश को पहले ले सकते हो, या फिर इंग्लिश की भी जगह कोई और ले सकते हो। तो टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। और उर्दू का भी ऑप्शन होता है, संस्कृत का भी ऑप्शन होता है, जोन सी भी आप लैंग्वेज लेना चाहो वो लैंग्वेज आप ले सकते हो। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे। निगेटिव मार्किंग कोई से भी पेपर में नहीं होती है। सीटेट कर लेते हैं सुपर टेट के सिलेबस की। सुपर टेट का जो एग्जाम होता है ये आता है यूपी के अंतर्गत, यूपी का स्टेट के एग्जाम के अंतर्गत। और अगर इसकी बात करूँ तो सुपर टेट का एग्जाम देने के लिए आपका सी टेट का पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए या फिर यूपी टेट का पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। तो जब आप सुपर टेट का सिलेबस देखोगे ना, फिलहाल तो मैं पिछले ईयर के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ सिलेबस क्या है, लेकिन अगर चेंज होगा तो वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा अगर कुछ सिलेबस में चेंज हुआ होगा तो। सबसे पहले लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज में इसमें 3 लैंग्वेज पढ़नी ही पड़ेंगी कंपलसरी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश।
हिंदी ज़्यादा नंबर की आती है, हिंदी 20 की आती है, संस्कृत और इंग्लिश 10-10 नंबर की आती है। तो टोटल मिलाकर लैंग्वेज वाला जो पोर्शन बनता है ना, ये बनता है 40 नंबर का। और गणित के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, विज्ञान आता है 10 नंबर का। ये कंपलसरी है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ती हैं इसके लिए। और इसके बाद पर्यावरण या सामाजिक अध्ययन, ये 10 नंबर का आता है। शिक्षण कौशल 10 नंबर का, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का, और सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं यानी कि वही GK/GS वाला पार्ट, करंट अफेयर वाला पार्ट, ये टोटल सभी मिलाकर 30 नंबर के हो जाते हैं। और तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग के अंदर इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, रीजनिंग के सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आते हैं। और सूचना तकनीकी के 5 क्वेश्चन, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के 10 क्वेश्चन आते हैं। सूचना तकनीकी यही होती है ICT के बारे में। तो टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन आते हैं। और ये 10 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर जिनको पढ़ना पड़ता है, और मैथ भी अच्छे लेवल की आती है और विज्ञान भी। तो सिर्फ 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और बहुत अच्छा इसमें स्कोर हो सकता है अगर हम अच्छे से पढ़े तो, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम भी हमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है, आई थिंक 2.5 घंटे का इसमें टाइम मिलता है हमें करने के लिए। और बाकी आई थिंक ये जो पेपर होता है सुपर टेट का, ऑफलाइन ही पेपर होता है ये। और बाकी आप सभी को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।